नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पैरट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इन छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है तर्क, रीजनिंग। क्या होता है तर्क, क्या होता है इसकी विशेषताएं, किस किस ने तर्क के ऊपर क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इन सभी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। जिस दोस्त ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। दोस्तों, बात करते हैं तर्क, रीजनिंग। पहले बात करते हैं तर्क का अर्थ। क्या होता है तर्क? तर्क को तर्कण या तार्किक चिंतन भी कहते हैं। तर्क को तर्कण, जो एनसीईआरटी का नाम है, तर्कण और तर्कणा, तर्कणा भी इसको कहते हैं। यह चिंतन का सर्वोच्च रूप है। जी हाँ दोस्तों, चिंतन से भी ऊपर का जो रूप होता है उसको तर्क कहते हैं। यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, दी मेंटल प्रोसेस, जिसमें प्राय औपचारिक नियमों का अनुसरण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर औपचारिक नियमों, जो महत्वपूर्ण तरीके से बनाए गए जो नियम होते हैं उनके ऊपर या उनके अनुसार चलने का कार्य करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चिंतन का सर्वोच्च रूप तर्क होता है। जी हाँ, हमने अभी ऊपर बात की है। अब तर्क की कुछ परिभाषाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मन नामक वैज्ञानिक ने एक परिभाषा दी है। तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है। तो इन्होंने कहा कि तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत, जो पिछले अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है, उनको अपने अंदर समाविष्ट करता है, जिनको केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता। यदि हमने पूर्व के अनुभव को काम में नहीं लिया, उन चीजों को हमने उसके अंदर नहीं जोड़ी, तो हम उस समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। मन के द्वारा ये कहा गया। आगे बात करते हैं गेट्स और अन्य के अनुसार तर्क की क्या परिभाषा है। गेट्स और अन्य कहते हैं कि तर्क फलदायक चिंतन की प्रक्रिया है। अर्थात तर्क है जो हमें कैसे लाभदायक जो चिंतन करते हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। आगे बात करते हैं तर्क के सोपान। तर्क के कितने सोपान थे, किसने दिए थे? तो जॉन डेवी ने अपने पुस्तक हाउ वी थिंक में 5 सोपान बताए। तर्क के कितने सोपान बताए? 5, जिसमें से पहला सोपान है समस्या का उपस्थित होना। जब तक हमारे पास किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, हम तर्क कर ही नहीं सकते, किसी प्रकार का हम चिंतन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास किसी समस्या का होना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरे नंबर पे आता है समस्या को जानना। फिर हम उस समस्या का वर्गीकरण करते हैं, किस प्रकार से हमारी समस्या है, किस चीज से रिलेटेड हमारी क्या है, समस्या है। तीसरे नंबर पर आती है समस्या समाधान के उपाय सोचना। उस समस्या के कितने उपाय हो सकते हैं उनके ऊपर सोचने विचारने का कार्य चलता है। चौथा जो हमारा सोपान है, एक उपाय का चुनाव। उन बहुत सारे उपायों के अंदर से हम एक उपाय का चुनाव करते हैं। पांचवा सोपान है इस उपाय का प्रयोग करना। जो हमने चुनाव किया है उस उपाय को हम किस प्रकार से काम में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, तो उसका
प्रयोग करना। इस प्रकार से जॉन डीवी ने हाउ यू थिंक नामक पुस्तक के अंदर 5 प्रकार के सोपान तर्क के बताए। आगे बात करते हैं हम तर्क के प्रकार। पहला तर्क के प्रकार, तर्क 4 प्रकार का होता है। तर्क 4 प्रकार का होता है, जिसके अंदर पहला है आगमन तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। यह तर्क विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से सूत्र की ओर चलता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं, एक सूत्र का निर्माण करते हैं। तो उस प्रकार के जो तर्क प्रक्रिया है, किसी सूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो तर्क किया जाता है, उसको आगमनात्मक तर्क कहते हैं। जब व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर उसमें नहीं जोड़ता है, अर्थात तथ्यों को सर्जन नहीं करता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। कोई भी नया तथ्य उसके अंदर जब तक नहीं जोड़ेगा तो तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके अंदर पिछले नियमों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसके अंदर खुद के कॉन्सेप्टों के आधार पर नियम प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात नियमों को बनाया जाता है। इस प्रकार का तर्क आगमनात्मक तर्क कहलाता है, या आगमन तर्क इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है निगमन तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। सूत्र से उदाहरण और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। दोस्तों, इस प्रकार के तर्क के अंदर पहले से बनाए गए नियमों का उपयोग करके समस्या का समाधान कर लिया जाता है। तो पहले से जो नियम हमारे पास थे, उन नियमों के आधार पर समस्या का समाधान कर लेते हैं। जिस प्रकार से एक बालक रो रहा है तो उस बालक की माँ सोचती है कि इस बालक को शायद भूख लगी होगी, इसलिए वह रो रहा है, तो इसलिए वह उसको भोजन दे देती है, कुछ भी दे देती है, तो वह उसको लेकर के चुप हो जाता है। तो ये एक पहले से कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जब कोई बालक रोता है तो या तो उसको भूख लगी होगी या किसी प्रकार की, तो वह उसको है जो खाने के लिए कुछ दे देती है। तो ये पहले से एक नियम बना हुआ है। ये नहीं है कि उसने अभी ही नियम बनाया कि बालक रोता है तो उसकी, इस प्रकार से जो तर्क किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, निगमन तर्क कहते हैं। दूसरों के अनुभवों, विश्वासों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर दूसरों के अनुभवों, सिद्धांतों और विश्वासों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसी सामान्य सिद्धांत को स्वीकार व उनकी नवीन प्रस्तुतियों का प्रयोग करके सिद्ध किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है आलोचनात्मक तर्क। आलोचनात्मक तर्क के अंदर क्या होता है कि किसी कॉन्सेप्ट के गुण और दोषों के बारे में पर्टिकुलर ध्यान दिया जाता है। तो बात करते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में सोचते समय, किसी समस्या का समाधान करते समय प्रत्येक उपाय के गुण दोषों को, जी हाँ दोस्तों, उसके गुण दोषों के ऊपर तर्क किया जाता है, तो वो आलोचनात्मक तर्क कहलाता है, एवल्यूटिव रीजनिंग कहलाती है। गुण दोष के बारे में परख कर लेते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं सादृश्ययी तर्क या सादृश्यवाची तर्क, एनालॉजिकल रीजनिंग। इस प्रकार के तर्क के अंदर उपमा के आधार पर तर्क किया जाता है। किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से उपमा करके उसके ऊपर है जो तर्क किया जाने की प्रक्रिया को सादृश्यवाची या सादृश्ययी तर्क कहते हैं। जैसे पढ़ते हैं, उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। जी हाँ, उपमाओं के आधार पर क्या किया जाता है, तर्क किया जाता है। जैसे शिक्षक छात्र यह प्रश्न पूछते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और राणा प्रताप के जमाने की वीरांगना कैसी थी। जी हाँ, तो महाराणा जो रानी लक्ष्मीबाई और राणा प्रताप, ये दोनों क्या आपस में इन्होंने क्या किया, राजा महाराजाओं से क्या किए, युद्ध लड़े थे, और बहुत ही प्रकावी प्रकार के ये क्या थे, योद्धा थे। तो उनकी उपमा है जो किसी बालक से कर दी जाती है। तो जैसे विवेकानंद की किसी बालक से कर दी, तो इस प्रकार से है जो महापुरुषों से इसकी क्या की जाती है, उपमाएं की जाती हैं, तुलनाएं की जाती हैं। आगे बात करते हैं हम तर्क की विशेषताओं के ऊपर। फर्दर फीचर ऑफ रीजनिंग। तर्क की क्या क्या विशेषताएं। पहली विशेषता होती है कि निश्चित तथा स्पष्ट लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तर्क के अंदर स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि तर्क के अंदर
उद्देश्य कैसे होते हैं, लक्ष्य कैसे होते हैं, स्पष्ट होते हैं। उपलक्षित इम्प्लिकिट संज्ञानात्मक प्रक्रिया, जी हाँ दोस्तों, इसके जो प्रक्रिया है वो हमें दिखाई नहीं देती, इसके इसलिए इसको उपलक्षित संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। समस्या का समाधान निहित होता है, जी हाँ, इसके अंदर समस्या का समाधान निकालते हैं। पूर्व ज्ञान या अनुभव का उपयोग किया जाता है, जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर पूर्व अनुभव और ज्ञानों का भी उपयोग किया जाता है। यह मानसिक खोज, मेंटल एक्सप्लोरेशन निहित है, जी हाँ, यह एक मानसिक खोज है। संकेत, प्रतीक, भाषा, प्रत्यय का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। आगे बात करते हैं तर्क के कार्य। क्या क्या कार्य होते हैं तर्क के? पहला कार्य है समस्या के समाधान तक पहुंचने हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करते हैं। समस्या समाधान के विभिन्न उपायों का अनुमान करने के अंदर काम में आता है। विभिन्न अनुमानों की तुलना करने में तर्क काम में आता है। अनुमानों की सत्यता की परख करने के अंदर भी तर्क काम में आता है। तो दोस्तों, ये था तर्क, जिसके ऊपर हमने तर्क के कार्य, तर्क की विशेषताएं और तर्क के प्रकार और तर्क की परिभाषाएं, तर्क के सोपान जो जॉन डेवी के द्वारा 5 सोपान दिए गए थे, और तर्क के अर्थ के ऊपर हमने विस्तार से बात की है। यह था हमारा आज का महत्वपूर्ण छोटा बिंदु, जिसके ऊपर हमने पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से हमने बात की है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर उस विद्यार्थी तक यह वीडियो जाना चाहिए जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।